हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश पटेल। और आज का हमारा टॉपिक है रिपेयर वर्सेस रीजनरेशन। देखो, रिपेयर वर्सेस रीजनरेशन पे ऐसा सच कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये मेनली वाइवा में पूछा जाता है, पर इनके बीच का डिफरेंस और डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। देखो, रीजनरेशन क्या होता है? वैसे आपने सुना होगा कि लीवर अगर पार्शियल हिपेक्टोमी हो जाए फिर भी पूरा का पूरा रीजनरेट हो सकता है, मतलब कंप्लीट रिस्टोरेशन हो सकता है ओरिजिनल टिश्यू का फाइब्रोसिस के बिना। देखो, पैथोलॉजी में कहीं भी वर्ड फाइब्रोसिस आए ना, मतलब कोलेजन डिपोजिशन हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर फाइब्रोसिस के बिना पूरा का पूरा ऑर्गन है वो रीजनरेट कर सकता है, उसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। देखो, इसके एग्जांपल है, एक तो माइल्ड एपिथेलियल इंजरी में देखने को मिलता है और एक लिवर रीजनरेशन में आफ्टर पार्शियल हिपेटेक्टोमी, मतलब लिवर को रिमूव कर दे फिर भी लिवर रीजनरेट कर जाएगा। पार्शियली पूरा लिवर को रिमूव कर दोगे तो लिवर रीजनरेट नहीं कर पाएगा। देखो, लिवर के रीजनरेशन में ना लिवर में प्रेजेंट स्टेम सेल्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो स्टेम सेल्स नहीं है तो लिवर रीजनरेट नहीं कर पाएगा। और स्टेम सेल्स डैमेज कब हो गए? जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक अल्कोहलिक कंज्यूमर है, तब उसके स्टेम सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर उसका लिवर रीजनरेट नहीं कर पाता है। देखो, आपने सुना होगा कि अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनको मेनली लिवर की प्रॉब्लम होती है। फिर देखो, रिपेयर प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा रिस्टोरेशन नहीं होता है, ओरिजिनल टिश्यू का इनकम्प्लीट रिस्टोरेशन होता है और फाइब्रोसिस भी इन्वॉल्व होती है, मतलब कोलेजन के डिपोजिशंस भी देखने को मिलते हैं। ये सीवियर एपिथेलियल इंजरी में देखने को मिलता है और सीवियर ऑर्गन डैमेज में देखने को मिलता है। दूसरा देखो, हीलिंग। देखो, हीलिंग की जब भी बात आए ना, तो वो रिपेयर और रीजनरेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, पर एक लाइन याद रखना मेरी, स्किन हील्स एंड टिश्यू रिपेयर्स। जब बात स्किन की आएगी तब हम हीलिंग वर्ड यूज़ करेंगे, और जब टिश्यू की बात आएगी तो रिपेयर या फिर रीजनरेशन होगा। यहाँ पर हीलिंग की डेफिनेशन ही वही है, रिपेयर और रीजनरेशन ऑफ स्किन। मतलब स्किन की बात आई तो वहाँ पर हीलिंग देखने को मिलेगी, अगर टिश्यू की बात होती तो रिपेयर या रीजनरेशन देखने को मिलता। ठीक है। देखो, ये वैसे तो इन्फ्लामेशन से थोड़ा बहुत टॉपिक अलग है, पर रॉबिन्स में इसको इन्फ्लामेशन के साथ ही डिस्कस किया है, तो आप भी उसको वहाँ से एक बार रीड कर लेना। देखो, बेसिक डेफिनेशंस के बाद रॉबिन्स में सेल्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि सेल्स कैसे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, अपनी डिवीजन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले लेबाइल सेल्स होते हैं जो हर टाइम डिवाइड करते रहते हैं। कोई भी स्किन एपिथेलियम हो या फिर जीआई म्यूकोसा हो या फिर जर्म सेल्स हो और स्टेम सेल्स हो, ये डिवाइड करते ही रहते हैं, ऑलवेज डिवाइड करते हैं। इनको हम लेबाइल सेल्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर जो स्टेबल सेल्स होते हैं, जो डिवाइड तब करेंगे जब उनकी ज़रूरत होगी, जैसे कि किडनी के सेल्स हो, स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट सेल्स हो। देखो, स्केलेटल मसल्स में हाइपरट्रॉफी होती है, स्केलेटल मसल्स के सेल्स ऐसे डिवाइड नहीं करते, पर एक एक्सेप्शन है सैटेलाइट सेल्स का, ये डिवाइड करते हैं जब रिक्वायर होती है। ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फिर परमानेंट सेल्स है ना, ये कभी डिवाइड नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो डिवाइड नहीं करूँगा, ये अकड़ के रहते हैं। देखो, इसके दो एग्जांपल है, एक है न्यूरॉन्स और एक मायोसाइट्स। मायोसाइट्स मतलब कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल, ठीक है। तो तीन टाइप के सेल्स हमने देखे डिवीजन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। पहले है लेबाइल सेल्स जो हर टाइम पे डिवाइड करते रहते हैं, फिर स्टेबल सेल्स है जो डिवाइड तब करेंगे जब उनको रिक्वायरमेंट होगी, और तीसरे है परमानेंट सेल्स जो कभी डिवाइड नहीं करेंगे। इनके एग्जाम्पल्स को एक दो बार पढ़ लेना, आपको आराम से याद हो जाएंगे। फिर देखो, हीलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन से कैसे हीलिंग होती है इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म कवर करूंगा, पर इस लेक्चर में अभी हम इसका बेसिक मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो प्राइमरी वुंड क्या होता है, प्राइमरी हीलिंग या प्राइमरी इंटेंशन, जो कुछ बोलना हो बोलो। देखो, यहाँ पर क्लीन कट होती है और बॉडी का सरफेस एरिया का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। देखो, एक शार्प ऐसे क्लीन कट लग गई हो ना, वैसा देखने को मिलेगा। पर सेकेंडरी इंटेंशन है ना, इससे डिफरेंट है, इसमें लॉस ऑफ सरफेस एरिया देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पर पूरी ऐसे स्किन थी रेगुलरली और स्किन इतनी रिमूव हो गई, मतलब सरफेस एरिया स्किन का कम हो गया, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग कैसे अलग होती है, ये मेन डिफरेंस है। इसके अलावा जो भी है वो मैकेनिज्म में डिफरेंस है, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो, हीलिंग का बेसिक मैकेनिज्म क्या है कि अगर आपको वुंड हो गई तो फिर आपकी वुंड हील कैसे करेंगे। देखो, ये बेसिक मैकेनिज्म है वो भी प्राइमरी वुंड के अकॉर्डिंग क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों का अलग से मैकेनिज्म देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
देखो बेसिक मैकेनिज्म में अगर आपको वुंड लगी है तो सबसे पहले तो ब्लड क्लॉटिंग होगी, जिसे हम हीमोस्टेसिस भी बोलेंगे। फिर इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पर न्यूट्रोफिल का इनफिल होगा और मैक्रोफेज का भी इनफिल होगा। और मैक्रोफेज भी कौन सा, M2 मैक्रोफेज। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में हमने पढ़ा था ना, M1 मैक्रोफेज है वो फेगोसाइटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और M2 मैक्रोफेज है वो रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको चोट लग चुकी है तो अब आपको रिपेयर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर M2 मैक्रोफेज की ज़रूरत होगी, तो उसका इनफिल होगा। फिर ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। देखो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GTE लिखेंगे आगे से, ध्यान रखना। ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन मतलब फाइब्रोसिस होगी और साथ साथ में एंजियोजेनेसिस होगी। फाइब्रोसिस में कोलेजन टिश्यू का डिपोजिशन होगा। जब मैंने बताया ना अभी आपको कि पैथोलॉजी में कहीं भी वर्ड फाइब्रोसिस आए मतलब कोलेजन डिपोजिशन हो रहा है। फाइब्रोसिस में कोलेजन डिपोजिशन होगा और एंजियोजेनेसिस में न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा। और फाइब्रोसिस के कारण कोलेजन डिपोजिशन हो गया, अब कोलेजन का रीमोडिफिकेशन होगा। मतलब देखो सबसे पहले जो कोलेजन डिपॉजिट होता है ना वो टाइप 3 कोलेजन होता है, उसको हम और स्ट्रॉन्गर टाइप 1 कोलेजन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रीमोडिफिकेशन ऑफ कोलेजन होगा। देखो एक बार रिवाइज करो, सबसे पहले ब्लड क्लॉट फॉर्म होगी, फिर इन्फ्लामेशन की वजह से न्यूट्रोफिल का इनफिल देखने को मिलेगा, फिर मैक्रोफेज का इनफिल देखने को मिलेगा। और मैक्रोफेज में भी M2 मैक्रोफेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें रिपेयर की रिक्वायरमेंट है। फिर ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से कोलेजन के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे और फिर लास्ट में कोलेजन को हम रीमोडिफाई करना पड़ेगा। देखो कोलेजन को रीमोडिफिकेशन में भेजने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप का कोलेजन है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। देखो टाइप 1 का कोलेजन है ना वो बोन और स्किन में प्रेजेंट है। इसको याद कैसे रखोगे, देखो 1 है और यहाँ बोन में भी 1 आ रहा है, ऐसे करके याद रख लेना। फिर टाइप 2 है वो कार्टिलेज में प्रेजेंट है, टाइप 3 है वो वेसल्स में प्रेजेंट है और टाइप 4 है बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये इतना कुछ काम का नहीं है, 1 और 3 आपको पता होना चाहिए और 2 और 4 को तो आप ऐसे ही रूल आउट कर लोगे, ठीक है। ये देखो हीलिंग का है ना बेसिक मैकेनिज्म था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका मैकेनिज्म तो कोई भी चीज़ को आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, आपको भी पता है, तो वो दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है। और देखो ये इतने ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्राइमरी इंटेंशन में क्लीन वुंड होती है और जिसमें सरफेस एरिया का लॉस नहीं होता है, और सेकेंडरी इंटेंशन में सरफेस एरिया का लॉस देखने को मिलता है। देखो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। हमने बेसिक रिपेयर और रीजनरेशन की डेफिनेशन स्टडी की और हीलिंग के बेसिक मैकेनिज्म डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में हम कवर कर लेंगे। आई होप कि मेरे वीडियोस से आपको हेल्प हो रही होगी और आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।